हेलो। आज की कहानी ऊंट एसके पोटेट काटने से लिखा है और इसको मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ऊंट, सब लोग उसे ऊंट पुकारते। उसके पैर तार के खंभे समान लंबे हैं, लंबी गर्दन और चीनी हांडी सी छाती, सूखे नारियल सा एक सिर भी, वही है ऊंट। ऊंट सुबह से शाम तक जल भरे बर्तनों और पीपों का एक ठेला गाड़ी में रखता और खींचकर गली से आगे बढ़ता। तब वह दृश्य देखते ही बनता। चार छोटे से पहियों वाली एक ठेला गाड़ी एक विकृत स्वर निकालते हुए आगे बढ़ती तो ऐसा लगता मानो एक भैंस प्रसव पीड़ा से कराहती इधर उधर घूम रही हो। होटल की मेज पर बिछाने वाला एक पुराना चिथड़ा ही वह पहनता। उसके अलावा दाहिनी टांग के एक मध्य एक चिथड़ा हमेशा बांधे रहता। वह तो कई बरस पहले ही की एक चोट की याद ताज़ा करता। घाव तो भरा था और उसके ऊपर रोएं भी उगे थे, पर उसका ख्याल है कि अगर वह उस चिथड़े को हटाता तो वह तड़ाक से गिरकर मर जाता। इसलिए वह उस चिथड़े को हरगिज अलग नहीं करना चाहता। पैर के एक अलंकार की तरह वह कपड़ा भी उसका पीछा न छोड़ता। ऊंट के आराम करने की भी एक जगह है, पर वह होटल के पीछे काठ कबाड़ वाले मकान के कोने में जूठन की टोकरी के नज़दीक थी। शाम को वह वहां जाकर बैठता। जब वह पूरा काम काज खत्म कर चुका होता, वह एक बीड़ी पीता और गर्दन घुमाते हुए उकड़ू बैठता। तभी उसकी सहयोगी देहाती लोंडे उसे घेर लेते और उसकी पीठ पर चढ़कर खेलने लगते। ऊंट और ये लोंडे शहर के उस बड़े होटल के सहारे ही जिंदगी गुजारते। होटल का पानी वह ठेला गाड़ी में लाता। यही है उसका पेशा। 16 वर्षों से वह यही काम नियमित रूप से करता आया है। यूं वह जिंदा रहा। 8 शख्सों का भोजन वह अकेले खाता। ऊंट के बारे में होटल मैनेजर को बस यही एक शिकायत है, पानी तो वह दूर से लाता ही है। उसके अलावा होटल के लकड़हारे का काम भी वही करता है। अगस्त क्रांति से मुल्क भर में हलचल मच गई है। दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका है या भारत ने आज़ादी की घोषणा कर दी है। ऐसी बातों की भनक तक ऊंट को न होती। उसको महज 2 मर्तबा महसूस हुआ था कि इस मुल्क में भी कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। एक दिन सुबह हमेशा की तरह वह ठेला गाड़ी खींच कर आ रहा था। रास्ते के नज़दीक एक कारखाने के सामने धरना चल रहा था। तभी वहां एक लॉरी भरकर पुलिस आ धमकी और धरने पर बैठे लोगों और तमाशबीनों को बेरहमी से मारने लगे। वह तड़ाक से ठेला गाड़ी वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गया। भागते वक्त लाठी की एक मार उसकी पीठ पर भी पड़ी थी। गली के दोनों ओर के दुकानदारों को देखते ही गुफा सा मुंह खोलकर उसने चेतावनी दी, भाग जाओ वरना मार खानी पड़ेगी। चट। उसका विचार था कि सभी शहर वालों की पीठ पर अभी अभी लाठियां बरसेंगी। दूसरी घटना, वह ठेला गाड़ी एक मर्तबा उसकी पीठ पर गिर पड़ी थी। कोई मामूली शख्स होता तो वह उसी वक्त वहीं ढेर हो जाता। ऊंट चंद मिनट के अंदर उस ठेला गाड़ी के अंदर से धड़ल्ले से उठ खड़ा हो गया, पर उसके सिर और पीठ पर भारी चोट आई थी। थोड़ी दूर तक रेंगते हुए चलने के बाद वह वहीं गिर पड़ा। होटल मैनेजर ने तुरंत उसको एक रिक्शा गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। सब लोगों का अनुमान था कि ऊंट जरूर मर जाएगा। जख्म गहरा था मगर वह जिंदा बच गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने को मुलायम सफ़ेद बिस्तर पर लेटे हुए पाया। उसने अपने पूरे बदन पर निगाहें घुमाई। सिर, दाढ़ी और कंधे सफ़ेद कपड़ों के टुकड़ों से बांध दिए गए थे। टांगों पर पुराना कपड़ा दिखाई नहीं पड़ा। उसने चट अपने सिर के कपड़े का टुकड़ा फाड़ डाला। झटपट उसने अपनी टांग पर बांध दिया। फिर बेफिक्री के साथ आंखें बंद कर कर लेट गया। थोड़ी देर के बाद नर्स ने आकर देखा तो ऊंट को बेहोश पाया। उसके सिर से खून बह रहा था। 1.5 मास तक वह अस्पताल में पड़ा रहा। बरामदे के कोने में ही उसका पलंग डाल दिया गया था और फिर वह वहीं ठीक हो गया था। एक दिन होटल मैनेजर ने ऊंट को अपने कमरे में बुलाया। ऊंट सकपकाया। वे क्यों बुला रहे हैं? क्या इसलिए कि कुछ जली कटी बातें सुनानी है? बड़ी देर तक वह नाक भौं सिकोड़ कर दफ्तर के बाहर खड़ा रहा।
आखिर वह बड़े अदब के साथ मैनेजर के सामने हाजिर हो गया। मैनेजर ने उसे एड़ी से चोटी तक घूर कर देखते हुए फरमाया, अरे मैंने तुझे एक बात पूछने के लिए ही बुलाया है, तू कितने बरस का है? ऊँट आंखें फाड़ खड़ा रहा। वाणी उसके गले में फूटी ही नहीं, मानो वह गूंगा हो। तुझे याद नहीं होगी, खैर जाने दे। तू लंबे समय से इस होटल का नौकर है ना। मुझे तुझ पर अधिक स्नेह और वात्सल्य है, लिहाजा मैं तेरा ब्याह रचाना चाहता हूँ। तेरी क्या मंशा है? सुनते ही ऊँट बिल्कुल सन पड़ गया। अरे जानता है औरत कौन है? इधर बावर्ची खाने की नौकरानी मातू है ना, वही। चूंकि तुम दोनों इस होटल के पुराने नौकर हो, इसलिए मुझे तुझे ब्याह में पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। शादी के खर्च के लिए तो अपनी बातचीत में ही अपनी बात बीच में ही रोककर मैनेजर ने मेज खोलकर एक सिगरेट टिन में रखे रुपयों में से 10-10 रुपए के 3 नोट निकालकर मेज पर रख दिए। तेरी तनख्वाह का पैसा तो इधर है, और अधिक पैसा खर्च होगा तो मैं अपनी तरफ से दूंगा। औरत तुझे पसंद है कि नहीं? ऊँट मैनेजर से क्या कहे, वह टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा। तब तक ऊँट का विचार था कि औरत और ब्याह आदि उसका कोई सरोकार नहीं। मोहब्बत तो जिंदगी की वह कल्पना भी कैसे करता। मैनेजर की बातों ने उसे अपने जिस्म में नई गुदगुदी का एहसास हुआ। मैनेजर की बातों से उसे अपने जिस्म में नई गुदगुदी का एहसास हुआ। ऊँट ने जैसे नाक और होठों से कमरे को सूंघने की कोशिश की। अरे जल्दी बता, इसमें तुझे कुछ ऐतराज है क्या? मैनेजर बोला। ऊँट ने दांत निपोरते हुए सिर होले से हिलाया। हाँ, तू अब जा, कल रात ही तेरी शादी होगी, समझे? कल तू पानी वानी लाने के लिए मत जाना और थोड़ा सा आराम करना। शाम को होटल के मैनेजर ने ऊँट को पुकार कर एक नई शर्ट, डबल धोती और एक जरीदार अंगोछा भेंट में दिया। अगला दिन भी आकर चला गया। रात होने पर जब तक होटल के सभी ग्राहक गए, तब तक 10 नंबर कमरे में शादी का सभी इंतजाम हो चुका था। नई पोशाक पहनकर जरा कोफत के साथ ऊँट कमरे में दाखिल हुआ। तब भी उसकी टांग में बंधा रहने वाला कपड़ा का टुकड़ा वहीं था। नई दुल्हन फर्श पर बिछी चटाई पर सज धज कर बैठी थी। ऊँट ने उसकी ओर सहम कर देखा। विदित हुआ कि वह मोटी और काली तरुणी इस होटल की नौकरानी मातू है। उसके मन में खुशी की लहर उठी, पर उसे दबाते हुए वह उसकी ओर टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा। मैनेजर और उसके सभी साथियों के सानिध्य में शादी की रस्म संपन्न हो गई। वह एक पूनम की रात थी। यह यकायक बूंदाबांदी शुरू हो गई। ब्याह के बाद क्या करना होगा वह ऊँट को सूझा ही नहीं। वह टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा। इतने में मैनेजर की आवाज़ गरजी कि अब तू पुरानी जगह ही जाके लेट। यूँ ऊँट को यह नहीं मालूम हुआ कि उसने कुछ खोया है या पाया है। वह पहले दिन की तरह दिन काटने लगा। जिंदगी में ऐसी बेशुमार बातें थी जिनसे ऊँट कतई वाकिफ न था। उनमें से एक यह शादी भी थी। महीनों गुजर गए। प्रत्यक्ष में ऊँट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मगर उसकी अपनी खोपड़ी में चिंताओं की गुदगुदी का एहसास हुआ। सामान्यतः उसकी सेहत अच्छी थी, मगर अब तो वह शिकार हो गया था बर्दाश्त न कर सकने वाला ऐसे सिर दर्द का। ठेला गाड़ी खींचते वक्त अब वह गली में नहीं देखता। उसकी गर्दन झुक जाती। बिना किसी वजह के वह नाराज हो जाता। ऐसे मौक़ों पर वह कभी भराई आवाज़ में गरजाता, अंट शंट बातें करता। मातू को वह कभी कभार देखता बावर्ची खाने में, कभी चक्की में नारियल पीसते और कभी मसाला भूनते हुए। ऊँट को देखते ही मातू मुंह को आंचल से ढककर हंसी से लोटपोट हो जाती। उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। शादी हुए 6 मास भी न बीते कि ऊँट ने सुना मातू ने एक औलाद को जन्म दिया है। एक दिन वह ठेला गाड़ी खींचते हुए जा रहा था, तभी तपाक से लड़के चिल्लाए, अरे देखो ऊँट का बच्चा। ऊँट ने गर्दन मोड़ते हुए उस औरत की तरफ घूर कर देखा। गली से मातू जा रही थी। उसकी छाती से चिपटा था वह दुलारा बच्चा। ऊँट की आंखों में रौनक आ गई। वह एक आम आदमी की तरह मुस्कुराया, झट गाड़ी रोक ली, होले से मातू के नज़दीक चल दिया। मातू मारे खौफ के वहीं खड़ी हो गई। ऊँट ने झट से नन्हे मुन्ने को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, फिर उस ठेला गाड़ी के पास चला गया। मुन्ने को एक हाथ से छाती से सटाते हुए वह ठेला गाड़ी को खींचता चल दिया। मातू फफक कर रो दी। वह गाड़ी के पीछे दौड़ती रही। लफंगे लौंडे शोर शराबा करने लगे। इतने में
लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। पुलिस की टोपी देखते ही ऊँट ने ठेला गाड़ी वहीं छोड़ी और 9-2-11 हो गया। उसने सोचा कि किधर दौड़ चलूं। होटल के सिवा और किसी जगह की बात वह सोच ही नहीं सका। मुन्ने को सीने से लगाए वह सीधे होटल की तरफ दौड़ पड़ा। वहां भी पुलिस की टोपी नजर आई। वह खौफ के मारे भागा और होटल की सीढ़ियां चढ़ गया। देखा कि वही पुराना कमरा नंबर 10 खुला है। वह कमरे में घुस गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। होटल मैनेजर, मातू, पुलिस और छोटी सी भीड़ कमरे के बाहर जमा हो गई। दरवाजा खोलो, मैनेजर आदेशात्मक स्वर में दहाड़ा। कोई आवाज नहीं। दरवाजा खटखटाते हुए मैनेजर ने पुन चिल्लाकर कहा, अरे तुझसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं। मुन्ने को हरगिज नहीं दूंगा, ऊंट ने भीतर से भर्राई आवाज में कहा। वह तो बाद में देखेंगे, तू जरा दरवाजा खोलकर बाहर तो आ। वह मुन्ना मेरा है, सिर्फ मेरा। भीतर से पुन भर्राई आवाज आई। अरे तुझे दरवाजा खोलने को ही हम कह रहे हैं। मैनेजर ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इसकी माँ तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुन्ना तो मुझे ही चाहिए, ऊंट दर्द भरी आवाज में गिड़गिड़ाया। अबे अब क्या बकबक कर रहा है? वह मुन्ना है किसका? पुलिस ने तड़ाक से पूछा। वह तो इसका मुन्ना है, मैनेजर ने औरत की तरफ इशारा करते हुए। वह तो समझ गया, लेकिन बच्चे का बाप कौन है? पुलिस के सवाल की उपेक्षा करते हुए मैनेजर ने जोर से पूछा। अरे तू बच्चे का क्या करने जा रहा है? मैं इसे पाल पोस कर बड़ा बनाऊंगा, नहीं तो बेच डालूंगा, नहीं तो कत्ल करूंगा, कुछ भी करूंगा। यह मेरा मुन्ना है, ऊंट ने जवाब दिया। अरे बच्चू, अगर तू दरवाजा नहीं खोलता तो मैं दरवाजा तोड़ने का इंतजाम करता हूँ, और मैं तेरी खाल खींच लूंगा, पुलिस वाले ने चेतावनी दी। अगर दरवाजा तोड़ा तो मैं मुन्ने को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, ऊंट ने धमकी दी। मुन्ने की रुलाई भीतर से सुनाई पड़ी। हाय हाय, वह जानवर मेरे मुन्ने को मार डालेगा, मातू ने अर्ध बेहोशी की हालत में चीख कर कहा। मुन्ने राजा, सो जा सो जा, भीतर से ऊंट की लोरी की आवाज सुनाई पड़ी। मैनेजर पसोपेश में पड़ गया। कुछ लोग सन्न होकर खड़े सोचते रहे कि आगे क्या होगा। यह तो सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं, इसमें मेरा कोई वास्ता नहीं। यह कहने के साथ पुलिस वाला नीचे उतरने लगा तो मैनेजर ने उसे रोका। इधर एक हत्या अगर अभी अभी हो गई तो ऐसी हालात में कुछ भी न जानने का बहाना कर कैसे जा सकते हैं? हत्या के बाद मुझसे रिपोर्ट करना, इस मामले में कोई सरोकार नहीं मुझे, कहने के साथ ही सिपाही चला गया। मैनेजर किंकर्त विमुड हो गया था। किंकर किंकर्तव्य विमुड हो गया था। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता तो ऊंट की धमकी के मुताबिक मुन्ने को गली में फेंक देता। ऐसी हालात में बात और खतरनाक होती। बच्चे की रुलाई पुन गूंज उठी। क्या पता कि ऊंट बच्चे को थपकियां दे रहा था या उसका कत्ल कर रहा है। अरे मुन्ने को तो तुझे ही दे देंगे, वह तो भूख प्यास से रोते रोते जान दे देगा। तू दरवाजा तो खोल, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मैनेजर ने शांत स्वर में कहा। अब मगर भीतर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मुन्ने की रुलाई बीच बीच में सुनाई पड़ती रही। खरपैल हटाकर चुपके से भीतर घुसें तो एक दर्शक ने सुझाया। अंदर पहुंचने के पहले ही वह हैवान हत्या कर देगा, दूसरे दर्शक ने कहा। मैनेजर बोला, हम भी देखते हैं कि वह कब तक यूं बच्चे को लिए बंद रहेगा। उसकी बात जाने दो, तब तक मुन्ने की हालात क्या होगी? मुन्ना ही हाथ न आया तो? होटल एजेंट कणारन ने कहा। चाहे जो भी हो, कल की सुबह होने दो, इतने में इसका दिमाग तब्दील हो जाएगा। यूं सोच विचार कर मैनेजर और उसके साथी वहां से चल दिए। एजेंट कणारन दरवाजे के बाहर पहरा देने लेट गया। अगले दिन मैनेजर उसके साथी कमरा नंबर 10 के बाहर खड़े होकर पुकारने लगे। भीतर खामोशी थी। आखिर तय किया गया कि दरवाजा तोड़कर भीतर घुसा जाएगा। दरवाजा तोड़ दिया गया। उन्होंने भीतर की ओर झांककर देखा। देखते क्या है कि छत के शहतीर से ऊंट की नंगी लाश लटक रही है। ऊंट ने मुन्ने को अपने चिथड़े से अपनी छाती से झोली बनाकर बांधकर लिटाया हुआ है। बिस्तर की चादर को ही उसने शहतीर से बांध लिया था। मैनेजर ने कमरे को अलमारी पर चढ़कर ऊंट की छाती से लटकी झोली में से मुन्ने को उठा लिया। मुन्ने के शरीर में गर्मी थी, दिल होले होले से धड़क रहा था। मुन्ना मरा नहीं, बच गया, जिंदा है, मैनेजर चिल्लाया। फिर वे सब मुन्ने को लेकर बाहर चले गए। ऊंट की लंबी गर्दन जरा मुड़ी थी, जीभ बाहर थी।
अधखुली पलकों से ऊँट की लाश ने दरवाजे से घुस आई हवा की मदद से उस मुन्ने की तरफ जरा घूर कर देखा। थैंक यू।